गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा 24 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को लेकर हम आ गए हैं आपके सामने। अब डेली करंट अफेयर का सेशन हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। होपफुली बहुत सारे बच्चों का इंडिया का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सीडीएस का एग्जाम अच्छा हुआ। अब ये करंट अफेयर की सीरीज को बेटा हम लोग फिर से चालू कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ इस सीरीज में पार्टिसिपेट करिए और हम अगले अपकमिंग एग्जाम के लिए करंट अफेयर का एकदम सटीक प्लान आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इस क्लास की रेगुलर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं मेरे साथ आप इसे कमेंट में बोल सकते हैं, है ना। अभी हम क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन हम हफ्ते में एक बार आपके साथ लाइव भी डिस्कशन करेंगे। तो अब आपकी वीकली क्लासेस चलेंगी लाइव करंट अफेयर की, और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगी, ताकि हम आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स दे सकें। तो चलो शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का आज का सेशन। चलो, आज का जो बड़ा क्वेश्चन है, और वैसे ये क्वेश्चन काफी पुराना भी है और काफी न्यूज में रहता है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और इसके आने की पॉसिबिलिटीज पेपर में काफी ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हु गॉट द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 है ना, 71st अवार्ड है ये, है ना। ये 2023 का भी दिया जा रहा है। नेशनल अवार्ड जो अब मिलेंगे उसी के साथ ये भी दिया जाता है। तो ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है बेटा, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? रजनीकांत, मोहनलाल, चिरंजीवी या नागार्जुन? तो याद रखिएगा मोहनलाल को मिला। ये एक मलयालम मूवीज के एक्टर हैं और ये पहले एक्टर हैं मलयाली जिनको ये अवार्ड मिला है। अगर हम मोहनलाल जी की बात करें तो इनको 5 नेशनल अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें से 4 इनको एक्टिंग के लिए मिला है और 1 इनको प्रोड्यूसिंग के लिए मिला है। तो ये बोल सकते हैं कि केरला, मलयालम कहाँ बोली जाती? केरला। तो केरला या मलयाली मूवी के एक सुपरस्टार है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये मोहनलाल कोई फोटो आप देख सकते हैं, ये हीरो है। बहुत सारी मूवीज आपने इनकी देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवीज बनाते हैं और साउथ की जो सुपरस्टार है उनमें से एक ये भी है, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, ठीक है बेटा, कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट रनर बोर्न आउटसाइड अफ्रीका टू विन 10K रेस आफ्टर 41 ईयर्स? तो भैया 10,000 मीटर की रेस या 10 किलोमीटर की रेस जीतने वाला पहला नॉन अफ्रीकन प्लेयर कौन बन गया है 41 साल बाद? देखो, अभी तक अफ्रीका के लोगों के नाम ही ये रिकॉर्ड था, लेकिन इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला कौन हो गया है? /7 किशन थॉमसन, मुरली श्रीशंकर या जिमी ग्लेशियर? तो बेटा जिमी ग्लेशियर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये 41 साल के बाद पहले नॉन अफ्रीकन बने हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। ये देख सकते हैं जिमी ग्लेशियर को, ठीक है। ये इनिशियली एक फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जिस देश से खेलते हैं वहाँ की फुटबॉल टीम में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इनके कोच ने इनको रनर में कन्वर्ट करवा दिया और आज देखिए ये इनके नाम एक गोल्ड मेडल आ चुका है, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ चल रही है बेटा? टोक्यो में। और टोक्यो में जो बैक टू बैक जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, है ना। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। What is the theme of World Ozone Day 2025? देखो बेटा, आपको आंसर पता है तो कमेंट में करते जाइए, बताते जाइए। 3 का सर इतना है। ओजोन डे की अगर हम बात करते हैं तो हर साल 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में हमने ओजोन के लिए पहला सबमिट किया था। पहला क्या, इंपॉर्टेंट सबमिट किया था। पहला सबमिट तो 85 में वियना किया था। तो इस सबमिट में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो इसी दिन, इसी सम्मेलन से आया था 16 सितंबर को। इसीलिए हमने ओजोन डे की शुरुआत 16 सितंबर को कर दी है।
अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका इसकी थीम क्या होगी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिडक्शन द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन इसका आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हर साल को ओजोन डे हम कब मनाते हैं बेटा? आपका 16 सितंबर को। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, याद रखिएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो होती है हमारे लिए हार्मफुल भी होती है और बेनिफिशियल भी होती है, इसे याद रखिएगा। दूसरी लेयर में है तो बेनिफिशियल है, पहली लेयर में मिल गई तो यह हमारे लिए हार्मफुल भी है। आपके लंग्स के लिए ओजोन बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली स्कॉर्बोरो शोल चर्चा में रहा, यह किस सागर में स्थित है? तो भाई ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। ये एक छोटा सा एरिया है जिसको लेकर इसके नीचे काफी ज्यादा रिच मिनरल्स हैं, जिसके चलते इस पे बवाल चलता है। और ये आपका साउथ चाइना सी में है। कहां पर है भैया? साउथ चाइना सी में है। चाइना सी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाइना इसको लेके काफी बवाल कर रहा है और देख सकते हैं ये पूरा इसका एरिया है। चाइना इस पर क्या करना चाह रहा है? अपना कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है, जबकि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जो कि चाइना और आजू बाजू के देशों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। Who won the US Open फीमेल सिंगल टाइटल? तो यूएस ओपन का फीमेल सिंगल टाइटल किसने जीता? देखो आज साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम भी हो गया है कंप्लीट। मेल में तो बेटा विनर फिक्स है ना? ये तो जेनिक सिनर या तो अल्कराज, जेनिक सिनर अल्कराज ऑल्टरनेट करके यही विनर बन गए। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल का चारों सिंगल टाइटल 4 अलग अलग लोगों ने जीता है, जिसके चलते ये काफी चर्चा का विषय बन गया। ठीक है, देखो ईगा स्विएटेक ने विंबलडन जीता है। क्या जीता है बेटा? विंबलडन, याद रखिएगा। कोको गॉफ ने आपका फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, मेडिसन की ने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो बच्ची आर्ना सबलंका ने क्या जीता? आपका यूएस ओपन जीता। तो इस साल के सारे विनर आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हैं। इन विनर्स को बेटा याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलो तो सबलंका को तो सब जानते ही हैं। अब मुझे बताइए ये किस देश से खेलती है, ये इनका देश क्या है? कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि भैया सबलंका जो है वो किस देश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलो वहां से आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भैया नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए? सीपी राधाकृष्णन, बी सुदर्शन रेड्डी, जगदीप धनखड़, एस राधाकृष्णन कौन बने? तो देखो अगर हम एस राधाकृष्णन की बात करें तो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, याद रखिएगा। और जगदीप धनखड़ जो थे वो इन्होंने रिजाइन दे दिया था। इन्हीं की जगह पर आपके कौन आए थे भैया? सीपी राधाकृष्णन। तो ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। और अभी कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट बने, इसे ध्यान रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के जब चुनाव होता है तो जितने भी एमपी होते हैं इसमें वोट करते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर मिलके इनका चुनाव करते हैं। और सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर ये इलेक्शन जीत लिया है। इनके अपोजिशन में बी सुदर्शन रेड्डी खड़े थे। अब देखो जगदीप धनखड़ ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। नॉर्मली एक वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है 5 साल होता है, तो ये अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते ये काफी चर्चा में रहे, क्योंकि ये दूसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। इनके अलावा एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कृष्णकांत जो थे, इन्होंने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया था। तो जगदीप धनखड़ के अलावा अपना टेन्योर पूरा ना करने वाले दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कृष्णकांत। इनकी डेथ हो गई थी, तो ये एक लौते ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो अपने कार्यकाल में मर गए। और जगदीप धनखड़ हेल्थ इश्यूज के चलते परेशान थे, है ना, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया। अब हेल्थ इशू था भाई, क्या था ये मुझे नहीं पता, बट सीपी राधाकृष्णन 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। और इसे ध्यान रखिएगा, 15 वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ
वाइस प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो बड़ा न्यूज में आ गया है। तो आर्टिकल 63 बताता है क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 63 बताता है। आर्टिकल 64 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होता है भैया, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये आर्टिकल 64 बताता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये आर्टिकल्स अगर ध्यान है तो आपको पेपर में क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, अभी एक चीज और है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ऐसे कितने वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आगे जाके क्या बन गए बेटा, प्रेसिडेंट बन गए। हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सब लोग बताइएगा भाई, सब लोग फटाफट बताते रहिएगा कमेंट में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, सीपी राधाकृष्णन जी को पहचान लीजिए, देख लीजिए, है ना। ये हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है, और इनको वाजपेयी ऑफ कोयम्बटूर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वाजपेयी जी के जैसा ही कैरेक्टर रखते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। बिफोर बिकमिंग द वाइस प्रेसिडेंट ये गवर्नर थे महाराष्ट्र के, है ना। उससे पहले झारखंड के गवर्नर थे, उससे पहले ये एमपी थे। कहाँ से एमपी थे भैया, ये अपने कोयम्बटूर के इलाके से ही एमपी थे। तो इसे ध्यान रखिएगा, सीपी राधाकृष्णन पहले गवर्नर थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र के गवर्नर थे तो वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब हु बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो गई, तो भैया उनकी जगह पे नया गवर्नर कौन बना, तो बताओ भाई कौन बना। सीपी राधाकृष्णन, आचार्य देवव्रत, अशोक गजापति राजू, थावर चंद गहलोत। तो भैया क्या कौन बना, जल्दी से बताइए आप लोग, फटाफट बताइए, है ना, कमेंट में बताइए। अगर हम बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन, तो भैया फॉर्मर थे, है ना, फॉर्मर गवर्नर थे। ये तो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनको छोड़ देते हैं। तो आंसर क्या है, आचार्य देवव्रत। अशोक गजापति राजू जो है ये गोवा के गवर्नर है, और थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटका के गवर्नर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, आजू बाजू के गवर्नर भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अशोक सिंह गजापति राजू जो है वो गोवा के करंट गवर्नर है, और थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल होता है मुझे कमेंट में बताओ, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल गवर्नर के बारे में बताता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आचार्य जी हैं, इनको देख लीजिए। हाँ भाई इनको तो पहचानते ही होंगे, ये हैं देवेंद्र फडणवीस, और ये आपके कौन है, सीएम है। और इनका नाम बताइए मुझे कमेंट में फटाफट सब लोग, इनको भी पहचानते होंगे, इनका नाम कमेंट में बताइए सब लोग फटाफट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए गवर्नर। और चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेडल इंडिया वॉन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो भैया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने मेडल थे, 2 3 4 की 5। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और 1 आपका ब्रॉन्ज है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कुल मिला के 4 मेडल जीते हैं इंडिया ने। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 1 पे रहा आपका कजाकिस्तान 10 मेडल के साथ, 7 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सा आंकड़ा है, ये ध्यान रखने वाला है। हु वॉन द वुमेन्स एशिया कप। ठीक है, वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता बेटा, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंडिया को हराकर चाइना ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। इंडिया आपका क्या रहा बेटा, रनर अप रहा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इंडियन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फाइनल में वो हार गई। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप। भारत ने कितने वर्षों बाद पुरुष हॉकी एशिया कप जीता, 2025 जीता। तो बेटा 6 7 8 की 10 साल के बाद। तो देखिए लास्ट टाइम इंडिया ने 2017 में वर्ल्ड एशिया हॉकी चैंपियनशिप जीती थी, एशिया कप जीता था। अब 2025 में जीता है, ऐड कर लो, टोटल मिला के आ जाएगा 8 साल। तो 8 साल के बाद भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक 4-1 से गोल करके जीत लिया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ बेटा कि इसमें रनर अप कौन रहा, रनर अप कौन सा देश रहा। ठीक है, रनर अप एशिया कप में कौन रहा, ये मुझे आप फटाक से कमेंट में बताइए। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं, तो हम एक्शन रिएक्शन पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी रिएक्शन कैसी आती है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
तो आज के टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए। कल फिर मैं कुछ नए बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इसी तरह से कनेक्ट रहिए और कमेंट करते रहिए। सारे आंसर जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप मुझे बताते रहिए। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग इसके जवाब दे पाते हैं, और इसी तरह से हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।